अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 75 कैफ 6 का स्टार्ट हो गया है। पावर प्ले चल रहा है हमारा। सुपर ओवर आ गया, सुपर ओवर आज का। अच्छा जी, शायद कुछ बच्चे अभी भी आ जाएं। क्वेश्चन 10, 11 वगैरह जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस पॉसिबल क्लासिफिकेशन ऑप्शंस। किया था ना ये सवाल 10वां और 11वां। पॉसिबल क्लासिफिकेशन ऑप्शंस बताएं जी। Available to QL for accounting for investment in FL's shares. अच्छा, for the year 31 दिसंबर 2024. Show all relevant amounts. अच्छा, on Yakam March 2024, Kalakand Limited acquired 6 million shares of Faluda Limited. तो 6 million ordinary shares acquire किए गए। तो what is this? Investment in shares. अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है। तो पॉसिबल दो ही क्लासिफिकेशन ऑप्शंस हैं, FVTPL और FVTOCI। लिखना आपने सीखना है, ये आप देख लें। इतने बड़े हो गए हैं कि अब आपको डिक्टेशन तो ना कराई जाए। अच्छा, आगे कहता है जी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी 50% शेयर्स ऑफ FL's इशूड शेयर कैपिटल। इसका मतलब वही पहले मैंने लिख दिया, हालांकि पहले लिखना नहीं चाहिए था। ठीक है, एट प्रिवेलिंग फेयर वैल्यू ऑफ 20 पर शेयर। ठीक है जी, तो ये क्या है? ये क्या है? परचेज प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट है, इन अगस्त 24 FL declared and paid an interim dividend of 1 per share. FL reported a net profit of 160 million for the year 31 दिसंबर 24 and fair value of each FL share on 31 दिसंबर 24 was 25. QL does not have significant influence. वो तो नज़र भी आ रहा है, लेकिन ये बात लिखना इसलिए ज़रूरी है बेटा क्योंकि अभी एक थ्योरेटिकल चीज़ें रहती हैं ना, थ्योरेटिकल थोड़ी सी। अभी तो पहले मेरे वो भी रहता है सब्सिडरी के अंदर, कुछ वो चैप्टर के अंदर कुछ थ्योरी रहती है, फिर वो होगी तो एसोसिएट वाली में एक पॉइंट आएगा जिसके अंदर एक एरिया है जिसके अंदर बताया गया होगा कि सिर्फ शेयर्स ही 20% से ऊपर हों और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आए, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि कुछ और चीज़ें भी ऐसी हैं जैसे कॉमन डायरेक्टरशिप वगैरह हो गई जिससे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो इसलिए सवाल ने क्लियर करना पसंद किया कि 15% शेयर होल्डिंग है और साथ ही उसने क्या बताया, QL के पास कोई सिग्निफिकेंट, QL का कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है इस पर। ठीक है, अब उसने डिस्कशन का बोला है। ठीक है, तो मैं फटाफट आपको ये वर्किंग कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, या बल्कि यार चलें जल्दी से कर लेते हैं, सेम ही सेम होना है वैसे तो जी। ऐसी चला दो भैया वाला जी। तो वो अच्छा, उसको भाई नीचे कर दो, डायरेक्ट उनको लगेगा। ठीक है, तो पीछे वाला एसी बंद कर देना, ये वाला चला दें। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट इन, यार वैसे इतनी आसान बात है, देख लें। इसके अंदर दो ऑप्शंस हैं। अब आपने जब डिस्कशन करनी है तो आपने सारी बातें बतानी है ना। ठीक है, तो आप एक तो ये बताएंगे पहली बात कि अगर कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ना हो तो फिर हमें इसको IFRS 9 के तहत इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये एक फाइनेंशियल एसेट है, IFRS 9 के तहत इसको अकाउंट फॉर करेंगे और पॉसिबल दो सिनेरियोज हैं, FVTPL और FVTOCI। अब इसके बारे में बताएंगे कि अगर हमने इनको शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए, स्पेकुलेशन पर्पज़ के लिए ख़रीदा है इन शेयर्स को, तो फिर FVTPL मॉडल लगेगा जिसमें हम इनिशियल मेजरमेंट करेंगे परचेज प्राइस पे। अब परचेज प्राइस निकाल लेंगे ऐसे करके, कितनी बनती है। ठीक है जी, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट है सवाल में, वो है ही कोई नहीं। बहरहाल साथ ही लिख देंगे, एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट विल बी एक्सपेंस्ड आउट एंड एट द ईयर एंड दिस इन्वेस्टमेंट शैल बी टेकन टू इट्स फेयर वैल्यू ऑफ ₹6 × 120 था ना। ऐसे छोटी छोटी वर्किंग आप जुमले में लिखते लिखते करते जा रहे होंगे। 6 × 25 कितना,
shall be taken to its fair value of 150 and gain of 30 million shall be recorded in P&L. ऐसे करके लिखना, ठीक है. However, if entity, अब पूरी बात लिखनी है. If entity has purchased this investment for long-term purpose and it has irrevocably elected to designate this investment at initial measurement, ठीक है, through fair value through OCI, at fair value through OCI, then it will record it at purchase price plus any transaction cost. लेकिन वो transaction cost नहीं है, तो इसलिए आपने इसके बारे में ऐसे लिखना है. Initially it shall be measured at its fair value of 120 because there is no transaction cost. फिर at year end it shall be taken to its fair value with gain of 30% taken to OCI. ठीक हो गया जी. अच्छा, बीच में बात डिविडेंड की भी आ रही है, तो इसके बारे में आप दोनों में अलग अलग भी लिख सकते हैं और दोनों के बारे में अलग अलग लिखना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है. तो दोनों के अंदर ही आप अलग अलग लिख सकते थे. पहले में लिख देते कि डिविडेंड ऑफ रुपीज़ 6 into 1 है ना, 6 million शैल बी टेकन टू P&L एज एन अदर इनकम. इकट्ठा लिखना है तो फिर एंड पे लिखोगे P&L के अंदर ले जाएंगे अंडर बोथ ऑप्शंस, ठीक है. इसका सोल्यूशन ज़रा चाती मार के आए. तो if QL does not have significant influence, investment should be classified as financial asset under IFRS 9. If investment in FL is not held for trading, QL make an irrevocable election, तो फिर FET-OCI में ले जाए, अदरवाइज उसको FETPL में रखे. दोनों बातें करके फिर उसने FETPL के बारे में ये बातें की, ठीक है, और FET-OCI के बारे में भी ये बातें कर ली. दोनों के लिए अलग अलग कर दी बात, ठीक है जी. इन्वेस्टमेंट भी carried at fair value of 150 million at year end. थोड़ा तरतीब डिफरेंट चलिए. और गेन ऑफ 5 million पता नहीं कितना shall be recorded in OCI और डिविडेंड इनकम ऑफ 6 million shall be recorded in P&L, ठीक है. और FETPL में इन्वेस्टमेंट would be carried at fair value 150 in statement of financial position, fair value gain of 30 million and dividend 6 million would be recorded in P&L. हमने भी यही बातें की हैं, बस अपनी तरतीब पे कर दी, ठीक हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन 11. अच्छा, अब ये एक ही सवाल, एक ही पर्चे के अंदर ये सवाल आया है, ठीक है ना, एक ही अटैम्प्ट के सवाल हैं ये. तो कितने नंबर का आ गया था यहाँ से इत्तेफाक से, और सारा क्या डिस्कशन, ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन 11 में कहता है जी, यूजिंग द सेम डाटा एज गिवन इन क्वेश्चन 10 अबव, यानी सब कुछ सेम. अज्यूम करो कि QL डज हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर FL. अब ये किस वजह से है, ये वजह मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई. वैसे मैंने आपको एक निशानी बता दी है कि अगर कॉमन डायरेक्टरशिप हो तो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है. ज़रूरी नहीं 20% ऊपर शेयर्स हो, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन अप्लाई होता है. जैसे सब्सिडरी वाला थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या था, 45% शेयर होल्डिंग है आपकी एक कंपनी में और 15% बैंक की, और आपने उससे एग्रीमेंट करके अपने साथ मिला लिया है, तो हमने कहा था कंट्रोल तो आ गया, कंसोलिडेशन तो होगी. थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, अप्लाई हो गया सवालों में. बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी पढ़ाया इसलिए जाता है कि MCQs में ना आ जाए. इस टाइम में MCQs की बजाय सवाल के अंदर ही आ गए, कोई मसला नहीं. सिर्फ ये पता लग गया कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. और अब आपको अगली बात पता है, अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है आपका तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, कंसोलिडेशन की नहीं हो रही. तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं. इसको कॉस्ट पे रखें, इसको IFRS 9 के तहत रखें, हैं तो शेयर्स ही ना, हाँ, और तीसरा क्या है, इसको इक्विटी मेथड में ले जाएं. अब एडिशनली पहला डेटा सारा वही चलाओ. एडिशनली आफ्टर एक्विजिशन QL सोल्ड गुड्स टू FL अमाउंटिंग टू 1000 million एट अ मार्कअप ऑफ 20% अबव कॉस्ट. एट 31 दिसंबर 60% ऑफ दीज कॉस्ट रिमेन अनसोल्ड बाय FL एंड 15 million इज स्टिल. अब ये क्यों बता रहा है, असल में इक्विटी मेथड में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वाला लेजर ही तो बनता है. तो आप यही बनता है ना. इक्विटी मेथड क्या है, वर्किंग 7. इक्विटी मेथड क्या है, वर्किंग 7. थोड़ी देर पहले हमने वर्किंग 7 बनाई है 2 दफ़ा, लेकिन उन दोनों सवालों के अंदर इत्तेफाक से आपस की कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी. तो हमने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया एट कॉस्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट ऐड किया, डिविडेंड माइनस किया, क्लोजिंग लिख दिया. और अगर कोई एडजस्टमेंट आ जाए P to A और A to P की तरह से,
तो वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी उसी तरह से ट्रीट होनी है। इक्विटी मेथड है, इक्विटी मेथड अगर लगेगा तो ट्रीट होगी इसी तरह से, ठीक है। खैर, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्यूएल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसीलिए उसने यूँ क्लियरली बोला कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताओ फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 24, डिस्कस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू क्यूएल फॉर अकाउंटिंग फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट इन एफएल, शो ऑल रेलेवेंट अमाउंट्स। अब अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, ठीक है जी, फॉर अकाउंटिंग, तो कौन कौन से फॉर अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। हमने कहा जी आप इसको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये रख सकता है एट कॉस्ट। अच्छा, अब अगर एट कॉस्ट रखेगा, क्योंकि उसने ना जालिम ने क्या कहा था कि जी आप कोई जो भी रेलेवेंट फिगर्स हैं वो भी आप इंक्लूड करें, ठीक है। तो फिर मजबूरी बन गई जी, हमें वर्किंग तो सारी करनी पड़नी थी, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ना आपको सोल्यूशन के अंदर जनरल एंट्रीज भी करके दी गई हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं थी, जनरल एंट्रीज करनी नहीं थी, पर दिमाग में तो चल रही होती हैं ना, ठीक है। तो अगर आप इसको एट कॉस्ट रखते हैं तो फिर बहुत सिंपल क्या करोगे जी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, मैं लेजर ही ना बना दूं, तीनों लेजर अभी तो बनाएं, क्या ख्याल है। एट कॉस्ट रखें तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, कैश क्रेडिट। अब वही ईपर जो लिख कर आए थे कितना 120, इसी पर ही परचेज किया है ना, परचेज प्राइस तो यही है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट सवाल में थी नहीं, ठीक है। और ईयर एंड पे भी ये किस पे पड़ा होगा, इसी कॉस्ट पे, ठीक है जी। और दूसरी बात हमने क्या करनी है जी, दूसरी बात डिविडेंड, ये पहली बात होगी कि इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी एट कॉस्ट, और सब्सिक्वेंटली भी किस पे पड़ा होगा एट कॉस्ट। फिर नंबर 2 डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम कहाँ चली जाएगी जी, पीएनएल में, पीएनएल में क्रेडिट होगी, क्रेडिटेड टू पीएनएल, क्रेडिटेड टू पीएनएल, ठीक है जी। तीसरी बात क्या नाम है जिसका, क्यूएल कि एफएल किसने खरीदा है, क्यूएल ने खरीदा है एफएल को ना, एफएल प्रॉफिट को इस मेथड में क्या करेंगे, इग्नोर, है ना प्रॉफिट, ये एफएल डिक्लेयर्ड, अच्छा डिविडेंड है, और दूसरा एफएल रिपोर्टेड, ये डिफरेंट कलर करता हूँ, एफएल डिक्लेयर्ड अप एंड पेड डिविडेंड 1 और एफएल रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 160 मिलियन फॉर द ईयर 24, ठीक है। तो प्रॉफिट को भी इग्नोर कर दिया, और चौथा क्या है जी, एडिशनली क्या आया है जी यहाँ पर कि क्यूएल ने यानी पेरेंट ने एसोसिएट को चीज़ें बेची। वो इस तरह से बोल रहा हूँ ताकि जैसे पुराना था उसी तरह से चले, लेकिन सेपरेट में भी ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अगर एसोसिएट वाली इक्विटी मेथड वाली वर्किंग कर लोगे तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। खैर फिलहाल तो यहाँ पर भी क्या कर दोगे आप, इंटर कंपनी सेल को भी क्या कर देंगे, इग्नोर, ठीक है जी, छाती मार के आए। If QL has significant influence over FL, then FL is an associate. As per IS 28 वैसे तो when an entity prepares separate financial statements, it shall account for investment in either at cost in accordance with IFRS 9 और using equity. ये तीनों कहे थे ना, अब बोलो, अब अगर एट कॉस्ट है, अब आप कहोगे ये कल सवाल क्यों दे दिया था, भाई गलती होगी, मेरी नज़र नहीं पड़ी थी, मैंने सिर्फ पहला देखा था और दे दिया था, कोई बात नहीं, केड़ा को पर्चे ते पहुँच गए होते, पहली बार आया है तो इधर ही हो, ठीक है। अच्छा कॉस्ट पे रखना है तो क्यूएल वुड कैरी द इन्वेस्टमेंट एट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 120, यही बोला है हमने अभी, लेजर बनाया लेकिन बोल तो मैं रहा हूँ ना अंग्रेजी, ठीक है, लेजर दिमाग में होगा। ओनली द डिविडेंड इनकम ऑफ 6 मिलियन वुड बी रिकॉर्डेड इन पीएनएल, नो फेयर वैल्यू गेन लॉस और शेयर ऑफ प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड अंडर दिस मेथड, एडजस्टमेंट फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट एंड आउटस्टैंडिंग, अच्छा वो भी था यार, सॉरी मैं तो स्किप ही कर गया, ये आखिरी लाइन भी तो थी कि एंड 15 मिलियन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो यही लिख देता हूँ मैं, अनरियलाइज प्रॉफिट, ज़रा शॉर्ट हो जाएगा ना, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, आपस की सेल का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इनको क्या करना है जी, इनको भी इग्नोर कर देना, और ठीक है।
सिर्फ क्या चीज़ मैंने कहा जी, एक तो मैंने क्या कहा था आपको कि आपने ओरिजिनल कॉस्ट पे इसको रखना है, ये रेंट पे भी ओरिजिनल कॉस्ट पे रहेगा, पीएनएल में डिविडेंड इनकम जाएगी, और बाकी दोनों चीज़ों को क्या करना है, इग्नोर। तो यहाँ पे बस वो मैं भूल गया था असल में कि वो आगे भी लिखा हुआ है। क्या कह रहा है जी, नो फेयर वैल्यू गेन लॉस और शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट इज रिकॉर्डेड अंडर दिस मेथड। अगली बात, पहले तो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी नहीं लिया आपने, कोई फेयर वैल्यू गेन लॉस भी नहीं लिया, ना ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे लाए हैं, ना शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड किया है, फिर ना कोई आपस की सेल का अनरियलाइज प्रॉफिट रिवर्स करना है, ना ही एडजस्टमेंट फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट करें, ना ही आउटस्टैंडिंग बैलेंस को करने की ज़रूरत है। कॉस्ट मॉडल, ठीक है। अच्छा, और अगर आप इसको दूसरे मेथड में ले आते हैं, एट FETPL अंडर IFRS 9 लिख देता हूँ, अंडर IFRS 9, और चूंकि वो चुप है तो डिफ़ॉल्ट मैंने क्या करना होता है जी, FETPL। तो FETPL मॉडल के अंदर, हाँ, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की वजह से ही तो ये ऑप्शन आया है कि आप उसको चाहें तो IFRS 9 के तहत FETPL मॉडल में रख लें, चाहें तो कॉस्ट पे रखें, चाहे तो इक्विटी मेथड पे ले जाएं। इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है FETPL FETOCI से। पहले हम IFRS 9 में आए, अब आने के बाद अगला सवाल पैदा होगा कि आया हम IFRS 9 में FETPL मॉडल लगाएं या FETOCI। तो उसके लिए भाई आपको देखना पड़ेगा सवाल के अंदर कि उसने इन शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा है या शॉर्ट टर्म के लिए। तो जवाब ये है कि सवाल में कहीं लिखा नहीं हुआ किस लिए ख़रीदा है, तो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी क्या है, सही है। नहीं तो दोनों लिखने तो दोनों लिख लो, डिस्कशन ही करनी है ना, दोनों लिख लो, मसला क्या है। मैं तो FETPL ही कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को आपने FETPL मॉडल के तहत रखना है। वैसे कहीं लिखा हुआ है तो बता दो जी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स FETPL मॉडल के तहत जी क्या हुआ बेटा, 120 पे इसको रिकॉर्ड किया और कैरी डाउन फेयर वैल्यू है, बैलेंसिंग नहीं बल्कि फेयर वैल्यू कितनी निकाली थी, वो पहले पार्ट में वर्किंग हुई पड़ी होगी 150, और 30 का गेन कहाँ ले जाओ, PNL में। उसके बाद दूसरी बात, डिविडेंड इनकम, भाई डिविडेंड इनकम भी यहाँ पर भी क्या होगी, क्रेडिटेड टू PNL में एज एन इनकम रिकॉर्ड होगी, ठीक है जी। तीसरी बात, FL का प्रॉफिट तो इग्नोर होता है, लेकिन एक और चीज़ आ गई ना, बल्कि यहाँ पर ही लिख लेते हैं, पांचों बातें लिखते हैं, उसके अंदर भी लिख देना फेयर वैल्यू, ठीक है। फेयर वैल्यू गेन लॉस भी क्या किया हमने इस मेथड में, इग्नोर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने आके लिखा जी कि फेयर वैल्यू गेन आया है, लॉस नहीं है, गेन है, ठीक है। और फेयर वैल्यू गेन को हमने क्या किया जी, क्रेडिटेड टू PNL, ठीक है। उसके बाद हाँ, FL के प्रॉफिट को इस मेथड में क्या करते हैं, इग्नोर। ये कितनी बातें लिखनी थी, ऐसे थोड़ी नंबर पूरे होने थे। और अगेन URP एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी क्या होगा, इग्नोर, ठीक है जी। पढ़ें जरा, अगर इन अकॉर्डेंस IFRS है एज डिस्कस्ड इन आंसर टू प्रीवियस, उसका मतलब वो कह रहा है भाईजान ये दोनों बातें ही लिखो। बहरहाल मैंने कहा डिस्कशन है, डिफ़ॉल्ट कैटेगरी कह के वो रख सकते हैं, लेकिन दोनों करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नंबर बढ़े हैं वैसे सवाल लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन उसने दोबारा डिस्कशन ही नहीं की। तीसरा है इक्विटी मेथड, क्योंकि अच्छा आपने सवाल में ऊपर की हुई होगी ना, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने भी की हुई है ऊपर सवाल में क्वेश्चन 1 के साथ, उसने भी तो कहा है यूजिंग डाटा इन क्वेश्चन 10, ठीक है। तो आप भी कहोगे कि फिर एज डिस्कस्ड इन क्वेश्चन 10 क्यों आपने, वरना वही दोबारा लिख, होता नहीं है ना, सामने पर्चे में लिखा हुआ है तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी अगर वो हमसे एक्सपेक्ट करें कि हम दोबारा लिखेंगे। नहीं लिखना चाहिए, एक क्वेश्चन दूसरे को, ये क्वेश्चन सेम उसी का डाटा आगे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 25 का क्वेश्चन सितंबर क्वेश्चन 22 था, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3, तो आप सामने लिखो क्वेश्चन 2 के अंदर डिस्कस कर दिया भाई, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इक्विटी मेथड,
अब इसमें सही रोले पड़ने हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इग्नोर हो रही थी, ये सारी चीज़ें अब इग्नोर नहीं होनी, ठीक है। तो आपने इन्वेस्टमेंट इन वो वर्किंग, बेसिकली आपकी वर्किंग नंबर 7 है, ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट इन, लेकिन अब सारा कुछ करना भी तो पड़ेगा ना, वो वर्किंग शेयरिंग सारी करनी पड़नी है इसके अंदर। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ही लिख लो बेशक, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कर दोगे तो ज़रा आपका वो इक्विटी मेथड सामने आ जाएगा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट वही कैश है 120, ठीक है जी। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस लिख दूँ, प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ए का प्रॉफिट। अब ए ने इस पूरे साल के अंदर कितना प्रॉफिट कमाया था, ए ने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया था, ए ने पूरे साल में 160 का प्रॉफिट कमाया था। लेकिन हमने यकम मार्च 24 में इसको एक्वायर किया है और इस वक्त हम खड़े हैं 31 दिसंबर 24 पे, और इसने, इसका भी ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 24, तो इसने पूरे साल के लिए 160 का प्रॉफिट कमाया। लेकिन जनवरी फरवरी में तो ये हमारी एसोसिएट थी ही नहीं। तो पहले क्या करोगे, कितना है जी प्रॉफिट, 160 को 10/12 करेंगे, और उसके बाद अपना काम कितने परसेंट है जी, बिल्कुल 15% ही रहेगा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आने की वजह परसेंटेज शेयर होल्डिंग की नहीं थी, बस किसी और वजह से आ गया था जी। कितना, 20। फिर जब प्रॉफिट के साथ चलते हैं तो अगला काम आपको पता है, डिविडेंड भी माइनस करना पड़ता है। तो कितने शेयर्स खरीदे थे जी, 6 मिलियन थे ना, और हर शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड आया, तो 6 मिलियन आ गया, ठीक है। उसके बाद भाईजान भैनों ते भरावो, P2A मतलब पेरेंट और एसोसिएट, यूं कर लें, यूं नहीं करना तो यूं कर लो, QL टू FL, और FL कौन है जी, एसोसिएट, ठीक है। अब ठीक है, तो QL टू FL। अब वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, मुझे पता है, लेकिन मैं ज़रा रिवाइज कर रहा हूँ पूरी बातें। सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का अनरियलाइज प्रॉफिट, अनसोल्ड का प्रॉफिट ही लिखे, अनसोल्ड का प्रॉफिट। अब कितने की चीज़ें बेची हैं जी, 100 मिलियन नज़र आ रहा है थोड़ा सा मुझे यहाँ से, ठीक है जी। उसके बाद इसमें से कितना अनसोल्ड है, 60% अनसोल्ड है, तो 60 अनसोल्ड आ गया। ये ज़बानी होने वाला काम था। और उसके बाद इस 60 के ऊपर प्रॉफिट निकालना है, तो 60 मार्कअप है, तो फिर ये डिवाइडेड बाय कितना मार्कअप है, तो 120 से डिवाइड करो और 20 से मल्टीप्लाई, आंसर 10 आ गया। लेकिन अभी भी रुकना है, वो पीस शेयर होता था ना, QL शेयर। मैंने कहा आप परेशान ना हो गए, पेरेंट कैसे बन गया, पेरेंट तो होता ही सब्सिडरी का है, एसोसिएट के साथ तो रिश्तेदारी होती है, ठीक है ना। तो 10 का 15%, 1.5, इसकी एंट्री करो। इसकी एंट्री हुआ करती थी, बेचा किसने, पेरेंट ने, तो पेरेंट के प्रॉफिट को रिवर्स करेंगे, ठीक है। और CRE नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट या GP को बढ़ाना, PNL मुंह के ऊपर पड़ा होगा, नहीं तो RE, CRE कहाँ से आ गई, कंसोलिडेशन नहीं कर रहे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है। लेकिन क्योंकि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने इक्विटी मेथड फॉलो किया है, तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है। बस फर्क ये है कि P+S नहीं है कि कंसोलिडेटेड अर्निंग कह रहे हैं, बल्कि यहाँ पर सिर्फ पेरेंट की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसीलिए आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये काम हो के नहीं मिलता था, क्योंकि ये काम के तो उसने नंबर रखे होते हैं करने के, वो आपको एट कॉस्ट देता है और ये सारे काम करवाता है। और अगर आपको उसने इन्वेस्टमेंट एसोसिएट इक्विटी मेथड से करके क्लोजिंग दे दिया, तो आपने क्या करना होगा, उसको उठाना होगा, उठा के बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के मुंह पे रख देना होगा। तो फिर उसने आपसे क्या करवाया, लेकिन पता होना चाहिए, अब सेपरेट वही सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। बैलेंस शीट, अब ये देखो जरा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंसोलिडेटेड नहीं, बल्कि यूं लिखता हूँ, जरा अच्छा लगेगा, सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, होए CSOFP नहीं बल्कि SSOFP, याद रहेगा, मैनू नहीं लगता कि याद रहेगा, सेपरेट ही लिखना, तो सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ जी बेटा, क्या एंट्री करोगे, डबल एंट्री बोलनी, डबल एंट्री जी।
रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट। अच्छा, अब ये रिटेन्ड अर्निंग्स बेसिकली क्या है, गेन डेबिट करना है ना, बेसिकली क्या करना है, गेन डेबिट, प्रॉफिट उल्टाना है, तो ये कहाँ पे उल्टा दें, रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है जी। अच्छा, अब बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं, पीएनएल नहीं है तो फिर ठीक है ऐसे ही, और अगर पीएनएल भी सामने है तो पीएनएल के अंदर क्या करोगे, मैं अगर बात करूं सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इस 1.5 से क्या करना है, किसने बेचा है, क्यूएल ने, तो क्यूएल का प्रॉफिट तो आपके पास पड़ा हुआ है, तो क्या कर दो, सिंपली ऐड कर दो 1.5 को कहाँ पे, इन कॉस्ट ऑफ सेल, उससे ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, वर्किंग 5 का चक्कर ही कोई नहीं, लेकिन बातें ऐसे ही आप बढ़ाते गए। फिलहाल तो मुझे सिर्फ क्या बनाना है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का लेजर बेसिकली बनाना था, गलना पता नहीं किधर ले गए तुसी, तो ये 1.5 क्या है, जस्ट यहाँ पे लिखना था यूआरपी 1.5। उसके बाद मेरे बच्चों ये 15 मिलियन जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है, इसको कहो तुम स्टिल के डबल स्टिल भी आउटस्टैंडिंग ही रहोगे, क्योंकि ये कोई आपस का रिसीवेबल पेबल नहीं होता था, याद है ना, तो सेपरेट में भी इसको क्या करना है हमने, इग्नोर, ठीक है। क्लोजिंग बता दें, क्लोजिंग 130 132.5। अब ये सारी बातें आपने लिख देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, पहले तो आप कहानी लिख चुके हैं ना, क्या अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्यूएल के पास 3 ऑप्शंस हैं, उसको कॉस्ट पे रखे, एफईटीपीएल में आईएफआरएस 9 के तहत रखे, एफईटीपीएल या एफईटीओसीआई, या उसको क्या कर दे, इक्विटी मेथड। कॉस्ट का बता दिया, दूसरे को उधर ही रेफर कर दिया, तीसरे के बारे में अब ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी कि इनिशियली आपने इसको रिकॉर्ड करना है कॉस्ट ऑफ 120, फिर आपने क्या करना है जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट अमाउंटिंग टू 20 मिलियन shall be added या debited to this investment, या this investment will be increased by the amount of profit, by the amount of share of profit earned by associate post acquisition amounting to 20, और ब्रैकेट में ये काम कर देंगे, ठीक है। एंड डिविडेंड ऑफ 6 मिलियन ब्रैकेट में 6 into 1 shall be credited to investment account, या यूं कहना चाहें कि this investment will be decreased by the amount of 6 million डिविडेंड एज कैलकुलेटेड ब्रैकेट में, ठीक है, 6 मिलियन ब्रैकेट में लिख दिया, एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ 1.5 मिलियन कैलकुलेटेड एज, ये क्यों नहीं लिखना होता, बल्कि क्यों लिखना होता है, ये चल रहा होता है ना, कहानी चल रही है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ रुपीज, यहाँ पे लिखा होगा 1.5 मिलियन, आगे ब्रैकेट में आपने ये वर्किंग शो कर देनी है, 10 into 15%। अच्छा 10 भी नहीं ना कहीं से पता था, तो क्या होगा, 60 भी नहीं पता था जी, 100 into 60% डिवाइडेड बाय 120 into 20 into 15%, तो ये आंसर आ गया, ये ब्रैकेट में शो करना है, ठीक है जी। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ 1.5 मिलियन शेल बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट, जो ऐसे लिख रहा है, द इन्वेस्टमेंट अमाउंट शेल बी डिक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1.5 मिलियन earned by QL from इंटरकंपनी सेल, ठीक है जी। और ये बातें सारी हमने लिख दी, पढ़ते हैं। इक्विटी मेथड, अंडर द इक्विटी मेथड क्यूएल इनिशियली रिकॉर्ड करेगा इसको 120 पे और एडजस्ट करेगा इसको टू रिफ्लेक्ट इट्स शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, सिंस इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन मार्च क्यूएल इज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। वही बातें हम जरा अपने तरीके से लिख रहे थे, बातें पूरी होंगी इंशाल्लाह, अब जुमले अपने होंगे, कोई मसला नहीं, बातें पूरी होंगी अगर कॉन्सेप्ट पूरा है। इक्विटी मेथड पढ़ लिया ना, पहले ही पढ़ा था, अब सेपरेट के लिए भी पढ़ लिया, ठीक है। एफएल रिपोर्टेड एन एनुअल नेट प्रॉफिट ऑफ इतना, सो 10 मंथ प्रॉफिट इज इतना, लंबी कहानी है, बट 20 मिलियन हमने भी निकाल लिया था उसमें से, ठीक है जी। आगे कहता है इन एडिशन 20 था ना, द डिविडेंड ऑफ 6 मिलियन वुड रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन सेल adjusted 1.5 million and decreasing investment in associate with same amount, therefore investment would be carried in statement of financial position at 132.5 और इनिशियल प्लस दिस माइनस दिस, वही बातें करें। इंटरकंपनी बैलेंस वुड हैव नो इफेक्ट ऑन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो मजे का सवाल था, ओके, सही है। जी पिक्चर का है कि किस लिए, अच्छा
चलो खींच लो। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, बल्कि ये तो 11 ही है, ठीक है। क्या रह गया जी पास पेपर में फिर? छठवां हो गया, उससे ऊपर वाले सारे हो चुके हैं। पांचवा हो गया, पांचवे ने तो खीर कर दी हैं। चौथा, तीसरा, दूसरा हो गया। चलें जी, तो 6 के बाद 7वां है। अच्छा जी, जरा 1 को पढ़ें, आपको होमवर्क में देना चाह रहा हूं मैं। सिर्फ 1, 2 मैं करा देता हूँ। चलो एक मैं करा देता हूँ, मुश्किल वाला ज़रा आसान वाला आपका होमवर्क में ज़रा पढ़ लें इसको। हमने क्या करना है जी, करेक्टिंग एंट्रीज करनी है। मुझे तो लगता है सारा लेक्चर बैठे बैठे ही हो जाना। ये सवाल फिर मेरे ख्याल में मैं उठ के करा देता हूँ, वरना तो बैठे बैठे जम जाऊंगा मैं। आगे क्या है, कंसोलिडेशन के क्वेश्चन है ना, डिस्कशन होनी है। जितने हो गए इंशाल्लाह, जितने हो गए। 7वां किया था किस किस ने ऑप्शनल होमवर्क? चलो फिर वो डिस्कस कर ही दूंगा, देखेंगे हम, देखेंगे। सवाल पढ़ो। करेक्टिंग एंट्रीज करनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। वाइल रिव्यूइंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ हेवनली लिमिटेड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 23, फॉलोइंग मिस्टेक्स वर आइडेंटिफाइड। HL has classified its investment in Fair Limited as an investment in associate and has applied equity method despite having no significant influence. अब मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि ये आपके लिए आसान है क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले आपने किया है, ठीक है। गलत है ना ये? आगे कहता है, यानी ऐसे लगता है कॉपी पेस्ट। ये जनाब मार्च 22 में आया था और ये जनाब मार्च 24 में आया है। सुभान अल्लाह, ठीक है। तो लग रहा है कॉपी पेस्ट। ऑन 1 मई 2023 HL परचेज 90,000 शेयर्स ऑफ FL हैविंग फेयर वैल्यू पार वैल्यू ऑफ 50 रिप्रेजेंटिंग 20% शेयर होल्डिंग। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहा है 20% शेयर होल्डिंग है, लेकिन आगे कह रहा है कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ठीक है, उसकी बात मानेंगे, अब क्या कर सकते हैं। 20 से ऊपर ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बनता है। नहीं पूछता होगा कोई 20% शेयर होल्डिंग पे भी हमें, है जी? नहीं कोई लिफ्ट कराता होगा। अच्छा जी, कितने का खरीदा? एट 180 पर शेयर। तो फेस वैल्यू कितनी थी ये नहीं कहीं लिखा हुआ। ऑन 31 अक्टूबर 23 FL पेड 30% इंटरिम कैश डिविडेंड। हाँ, वो क्या कह रहा है, शेयर्स खरीदे हैं एट अ पार वैल्यू ऑफ 50 ईच। अच्छा, खरीदे कितने के हैं? खरीदे नहीं बताया, 90,000 शेयर खरीदे हैं ऑफ FL हैविंग पार वैल्यू। बड़ा यार प्रीमियम दिया है फिर तो, ठीक है। 50 वाला शेयर कितने का खरीदा है? ठीक है। अच्छा, FL रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 24 फॉर द ईयर 31 दिसंबर 23, फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 270 ऑन 31 दिसंबर। अब ये सारी बात रिपीट टेलीकास्ट ही है, सेम टू सेम है या नहीं है? तो वैल्यू ऐड नहीं होगी। आपको यही लगेगा एक्स्ट्रा क्लास में इसने बस ऐसे टाइम पास किया ये सवाल करा के, इसलिए मैं नहीं करा रहा। ये आपने करना है। अच्छा सवाल हो जाएगा ना, क्लास में एक सवाल किया उस जैसा सवाल डिफरेंट डेटा के साथ आप कर लेंगे, फिर उसको बेशक ना करिएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 करा रहा हूँ जी आपको, पढ़ें। बॉन्ड्स इशूड हैव बीन ट्रीटेड एज, ये नई एडजस्टमेंट। ये बॉन्ड्स इशू किए थे, यानी कि ये तो क्या था, फाइनेंशियल लायबिलिटी, लेकिन उसने गलती से इसको शेयर इशू करना ट्रीट कर लिया है, ठीक है। यानी कि कैश डेबिट, शेयर कैपिटल, शायद शेयर प्रीमियम वगैरह क्रेडिट कर दिया होगा। हालांकि ये तो क्या था, ये तो क्या था, लोन लिया, लोन लिया, ठीक है। और ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, डेट इंस्ट्रूमेंट था, जबकि गलती से उसने क्या कर दिया। तो ये नई एडजस्टमेंट है, ये मेरा दिल है मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, गलती को बाद में देखेंगे, पहले देखें है क्या था।
कहता है 1 अप्रैल 23 पे HL इश्यूड 40,000 बॉन्ड्स ऑफ 1,000 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 300 यानी 1300 का एक, रिडीमेबल इन 8 साल्स। द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद इशुएंस ऑफ दीज बॉन्ड्स वाज ₹20 पर बॉन्ड विच वाज 20 पर बॉन्ड, फिर गलती आ गई, विच वाज एक्सपेंस्ड आउट। क्यों? अच्छा, हो सकता है एक्सपेंस आउट ही करना हो, अगर तो FETPL मॉडल हुआ तो फिर एक्सपेंस आउट ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो पहली गलती क्या है, वो तो बहुत ही बड़ी गलती है। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट हुई है, अब पता नहीं ये होनी थी या नहीं होनी थी, आगे देखते हैं। कहता है द कूपन इंटरेस्ट रेट इज 20% पर एनम पेबल एनुअली ऑन 31 मार्च। ओए होए 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 होए, ये भी शुक्र है कर लिया था। द अप्रॉक्सीमेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 16% पर एनम और HL मैयर करता है, तो इसका मतलब फिर ये एक्सपेंस आउट भी क्या है, गलती, ठीक है। तो ये गलती को तो देखेंगे बाद में, पहले तो आपको पता है हमने ओरिजिनल ही करना है। तो HL जो है वो एमोर्टाइज कॉस्ट पे रखता है, इसको सामने रखते हुए हम अपनी वर्किंग कर लेते हैं जी, ठीक है। तो फेस वैल्यू भी सवाल में गिवन नहीं है। अच्छा, अब रेक्टिफाइंग एंट्रीज रिक्वायर्ड है, अब माफ़ी कोई नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो असल में तरीका क्या होता है जी, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ये पहले सफ़े पे आपको हेडिंग देकर पहला सफ़ा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तीनों इकट्ठे आपके लिए पॉसिबल नहीं होता एक सफ़े पे 3 कॉलम्स बनाना। तो पहले सफ़े पे आपने क्या हेडिंग देनी है, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, सफ़ा पलट देना है, अगले सफ़े पे आना है और अगले सफ़े पे आपने 2 हिस्से कर देना है सफ़े को, दरमियान से लाइन लगाकर। एक तरफ आपने लिखना है ओरिजिनल एंट्रीज और दरमियान में लाइन लगी होगी और फिर लिखा होगा आपने रॉन्ग एंट्रीज डन बाय अकाउंटेंट। ठीक है जी, और ये आपकी वर्किंग है, वर्किंग 1, ठीक है। दूसरा सफ़ा, ये पेज 2 है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इसको, आपकी आदत क्या है ओरिजिनल, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग लिखने की, लेकिन पर्चे में मसला होता है इससे, इसलिए आप पर्चे वाली तरतीब पे मैंने लिख दिया आपको, ठीक है। पहला सफ़ा रेक्टिफाइंग के लिए करके छोड़ दो। असल लड़ाई तो होती कहाँ पे है, ओरिजिनल और रॉन्ग में। जब वो हो जाती है तो रेक्टिफाइंग तो वहाँ से देख के लिखनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने, ये सोल्यूशन है आपका, ठीक है ना, ये रिक्वायरमेंट है आपकी, यहाँ पे आप ओरिजिनल और रॉन्ग एंट्रीज पास कर लें, ठीक है। अच्छा जी, एक ही एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, तो जगह मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह खुली डुली है। तो वर्किंग नंबर 2, डेट, इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, ये बॉन्ड है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन इफेक्टिव रेट एट द रेट ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ रुपीज इफेक्टिव रेट ऑफ 16% ऑन बैलेंस। उसके बाद इंटरेस्ट पेड एट द रेट ऑफ कूपन रेट ऑफ कितना जी, 20, ओके 20%, ठीक है जी। और ये होता है ऑन फेस वैल्यू, डायरेक्ट ही लिख दो, फेस वैल्यू ही नहीं है बल्कि अभी तो, बहरहाल इनटू 20%, क्योंकि इसने कांस्टेंट रहना होता है तो ये हम इस तरह से लिख लेते हैं। और बैलेंस, अब किस दिन इशू किए हैं जी ये डिवेंचर्स, 1 अप्रैल 2023, और ईयर एंड क्या आ रहा है हमारा 31 दिसंबर। इसका मतलब हम बस एक ही आगे वर्किंग कर लें तो काम हो जाएगा हमारा, और वो होगी 31 मार्च 2024। हमें अपने ईयर एंड से फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है, हमने इस डिबेंचर के ईयर एंड के हिसाब से वर्किंग कर लेनी है, ठीक है। 31 मार्च 2024 भी ज़रा ऊपर लिख लो, वर्किंग यहीं पे चल जाएगी। अच्छा जी, अब वर्किंग नंबर 3, फेस वैल्यू भी नहीं है, परचेज प्राइस भी नहीं है,
फेस वैल्यू भी एक बॉन्ड की दी हुई है ना, इशू प्राइस सॉरी, ठीक है। तो फेस वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। फिर अब कितने बॉन्ड इशू किए हैं जी इन्होंने? 40,000 बॉन्ड्स इशू किए हैं और हर बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है? 1,000, ठीक है। 1000 में ना चलें, रुपीज़ इन 1000 चलते हैं, ठीक है। तो जी कितने? 40 इंटू फेस वैल्यू 1000, तो रुपीज़ इन थाउजेंड्स 40,000 फिर भी हो। तो यहाँ पे लिख लो, ये भी काम हो गया अपना, रुपीज़ 40,000, ठीक है जी। वर्किंग नंबर 3 का रेफरेंस भी दे देना यहाँ पे, ओके। वर्किंग 3, तो इसका 20%। अच्छा, उसके बाद इशू प्राइस, तो उसने क्या कहा है जी कि हमने हर बॉन्ड को इशू किया एट अ प्रीमियम ऑफ 300, तो फिर इधर डायरेक्ट कर लो ना, 40 इंटू रुपीज़ 1300, कितना आता है जी? 52,000 परचेज प्राइस, सॉरी इशू प्राइस। तीसरी चीज़ क्या है जी? तीसरी चीज़ हमें चाहिए होती है परचेज, ये इशू प्राइस लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट करनी है, तो उसके लिए हमें इनिशियल मेजरमेंट वाली, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए जी? ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो कि पर बॉन्ड अगेन गिवन है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी टोटल निकाल लेते हैं। तो 40,000 इंटू 20 रुपये जी 800, तो वर्किंग 4 अगर करनी है अलग से, अब किसके लिए जी? इनिशियल मेजरमेंट निकालनी है। इनिशियल मेजरमेंट करते हैं हम, इशू प्राइस 52,000 माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये दोनों हमें कहाँ से मिले हैं जी? वर्किंग 3 से। कंटिन्यू भी कर सकते थे, माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी वर्किंग 3 से आ गई जी 51,200। वही वर्किंग चलती जाती तब भी ठीक था, मैंने कहा जरा अलग कर दें, तो 51,200 वर्किंग नंबर 4। अब 51,200 पे 16% लगाइए, 81, वैसे तो सिर्फ इसी की ज़रूरत है मेरे ख्याल से, लेकिन चलो पूरा कर दो, क्या हर्ज है? 8,000 और 51,392। हम अपना काम तो करें ना, ओरिजिनल में तो हमें कोई नहीं मार दे सकता ना जी। ओरिजिनल में तो हम ताक है ना अल्हम्दुलिल्लाह, कि नहीं? कि मैं वैसे ही बस गीदड़ बकरी है मेरी, ऐसी मैं बातें कर रहा हूँ, या बाकी ऐसे? ओरिजिनल में तो अब ताक है ना कि जुफ्त हैं। अच्छा जी, ओरिजिनल एंट्री सबसे पहले कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से? 51,200। उसके बाद ईयर एंड आ गया, पर वो नहीं आया मोहम्मद बख्शा, कैश पे नहीं होना, ठीक है। 31 दिसंबर 2023 पे इस 8192 के इंटरेस्ट में से जनवरी फरवरी मार्च निकाल दो, यकम अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने महीने हैं? 9 मंथ्स। तो यहाँ पे हमने लिखा जी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, अब कितना है जी टोटल? 8192, 8192 वर्किंग नंबर 2 इंटू 9/12 जी 6144, और इसको आप क्रेडिट कर दें फाइनेंशियल लायबिलिटी में 6144। लो जी, ये होना चाहिए था। बड़ा रश ला लिया तुसी। आगे भी काम, चलो खैर अब जाने दो यार। अच्छा जी, अब ये तो हो गया ओरिजिनल, इसमें तो हमें कोई मसला नहीं हुआ।
रॉन्ग में भी नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। रॉन्ग भी उसने सिंपली क्या कर दिया, इसको शेयर्स समझ लिया है। तो शेयर्स के लिए तो कोई वर्किंग नहीं करनी, आप एफएआर में वापस चले गए, शेयर्स इशू करें तो एंट्री होती है कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर। तो उसने अगर इसको शेयर समझा है, शेयर बबर शेयर समझा है, तो 40,000 शेयर्स इनटू 13,000, ये 1300 रुपया, जिसमें से 1,000 रुपया कहाँ पे क्रेडिट करेंगे, शेयर कैपिटल में, और बाकी, ठीक है जी। तो सिंपल, इसके लिए तो कोई वर्किंग की ज़रूरत भी नहीं है। हमने एंट्री पास की जी, कैश डेबिट 40,000 शेयर थे ना, उसने समझे, इनटू हर एक शेयर कितने का, 13, ऐसे ही। तो डेबिट कितने से हो गया जी कैश, 50, अच्छा हाँ 52,000। फिर शेयर कैपिटल में क्रेडिट क्या करेगा, 40 इंटू ₹1,000 जी, 40,000 शेयर कैपिटल में इसने क्रेडिट किया, और बाकी का कहाँ क्रेडिट किया होगा, 40 इंटू ₹300, 12,000 शेयर प्रीमियम में। लेकिन गलती यहाँ पे रोकी नहीं उसने, बल्कि उसने क्या किया, एक्सपेंस आउट कर दिया, ट्रांजैक्शन प्राइस को भी, ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी, सॉरी जी। कितनी थी, 800 वर्किंग नंबर 3 से उठा लो ना, 800, ये जी, ये इसने रॉन्ग एंट्री पास की। ठीक है जी, इन्ना मैं कंजूसी नाल एंट्रियां कर रहा सी, खुली डुली जगह बच गई, दो एंट्रियां हुई। ठीक है जी। तो भाई ये 2 एंट्रीज होनी चाहिए थी, उसकी बजाय ये 2 एंट्रीज हुई पड़ी हैं। करेक्शन कोई मुश्किल काम है? अच्छा, वैसे जब करेक्टिंग एंट्रीज हो ना, मेरी ये राय है, तो आसान काम पता है क्या है, आसान काम ये होता है कि ओरिजिनल एंट्री को परफॉर्म कर दो और रॉन्ग को उल्टा दो। लेकिन चलो आप स्टेप बाय स्टेप ही कर लो। कैश डेबिट होना चाहिए था 51,200 से, और कैश डेबिट हो गया। नेट देखें तो 52 से डेबिट हुआ है और 800 से क्रेडिट, तो इसको यूं काट लें। कैश डेबिट होना था नेट में जितने से, उतने से ही डेबिट हो गया। ठीक है। फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्रेडिट होना था 51, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्रेडिट, खुली डुली ऊपर 3-4 लाइनें छोड़कर एंट्री किया करें। फाइनेंशियल, अब ये पहला सफ़ा आ गया ना, फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्रेडिट होना था 51,200 प्लस 6144 से, और फाइनेंशियल लायबिलिटीज उसने समझी ही नहीं। ठीक है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी फिर क्रेडिट कर दें, यहाँ पूरा लिखना मेन रिक्वायरमेंट में आके, 51,200 प्लस 6144 जी, 57, ठीक है जी। ठीक हो गया जी। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होना था 6144 से, नहीं हुआ तो डेबिट कर ले। अब इसको टॉप पे लिख लिया हमने, इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक लाइन इसके भी ऊपर बेशक छोड़ दिया करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से, 6144 से। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ये गलत क्रेडिट हुए हैं, सही करने के लिए इनको क्या कर लो, डेबिट। तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम ये डेबिट कर दो, कितने से, 40,000 से और 12,000 से। जबकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में एक्सपेंस आउट हो गई है, इसको गलत एक्सपेंस आउट किया है, एक्सपेंस गलत रिकॉर्ड हो गया है ये 800 वाला, तो इसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 2 की, 1 की तो आप इंशाल्लाह लेफ्ट हैंड से कर लेंगे।
कर जो लिया एक सवाल क्लास में तो हो ही जाएगा वो भी इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो था ना जी, उसके अंदर ज़रा हो जाएगी आपकी पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइनेंशियल लायबिलिटी जो थी उसकी एक मॉडल, एक मेथड से दूसरे के ऊपर अकाउंटिंग हो गई थी, वो भी हमने सीख लिया। यहाँ पे क्या किया उसने, सिरे से ही इक्विटी बना दिया। ठीक है, कैसा है IFRS 9? IFRS 9 में सिर्फ अब रह क्या गया है, वो करंट नॉन करंट छोटा सा एक पोर्शन है सही, वो देखते हैं, अभी कर लेते हैं बात उसके ऊपर। बाकी इसमें सिर्फ इम्पेयरमेंट रह गई है, मंडे को करेंगे इंशाल्लाह। मंडे को शुरू करेंगे, ट्यूसडे को फिर मुझे लगता है कुछ साथ शुरू करना पड़ेगा। नवा आए हैं सोने, किताबें ले लीजिएगा, वॉल्यूम 2 आप ले लीजिए, क्योंकि किसी भी वक्त मैंने मैं भी मंडे को शुरू कर दूं, आ चुका होगा, जाके पता कर लें। मेरे दिल में तो रेवेन्यू है शुरू करना, सर से पूछता हूँ क्या मशवरा है उनका। IFRS 15 शुरू करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मंडे को ना, वो तो शुरू ट्यूसडे को हो जाएगा। क्या पार्ट 2 शुरू करना है? 1 घंटा हो भी गया हमें। हाउ कम? अच्छा, अभी तक कितना होमवर्क दे चुका हूँ मैं आपसे सवेर से? होमवर्क में ज़रा बताएं मुझे, सवेर से कितना होमवर्क दे चुका हूँ? कोई होमवर्क नहीं दिया आज खास मैंने, पता है आपको? अभी होमवर्क इकट्ठा चलना है जी। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर कौन सा होमवर्क में दिया अभी तक? 7 का पास पेपर 7 पार्ट 1 पास पेपर 8 पढ़ लें। क्या है? रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। FL ने परचेज किए बॉन्ड, आपने कहा बस 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 बस। नेक्स्ट, FL ने परचेज की शेयर, बिल्कुल ही बस, बिल्कुल ही बस, क्योंकि कोई गलती नहीं है। रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, ये तो पहले दूसरे दिन वाला लेक्चर है सर, वी विल डू इट इंशाल्लाह, कोई मसला ही नहीं है। कोई मसला हुआ तो कल आपको बताएंगे। अब ये सवाल 6 नंबर का है, कॉन्फिडेंस कुछ आ रहा है थोड़ा सा। IFRS 9 इंशाल्लाह अब आपकी पॉकेट में। इसके ऊपर ना असल में इतना टाइम लगता नहीं है, जानबूझ के लगाया जाता है इसको, हमेशा किसी ऐसे बड़े टॉपिक के साथ किया जाता है कि आधा लेक्चर ये हो और आधा वो चलता रहे, क्योंकि किसी भी टॉपिक को आप अगर देखें लंबा टाइम दिया जाए तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता चला जाता है। तो ये इस वजह से अब सिर्फ इम्पेयरमेंट रह गई है इसकी। ठीक है, उसके बाद ये फिलहाल है तो मज़े का सवाल, तंग होंगे थोड़ा सा, ये इस अटैम्प्ट में बच्चे तंग हुए थे इससे। 4 नंबर का सवाल है। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन यूज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन अबव क्वेश्चन। क्या मतलब? क्या मतलब? ये अजीब ड्रामा तुमने शुरू किया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा तंग होंगे आप, लेकिन कोई बात नहीं, देखी जासी। पास पेपर 8 और पास पेपर 9 दरअसल ये एक ही सवाल है, 8 एंड 9। ठीक है जी, तो ये आपका फिलहाल का होमवर्क। अच्छा, 10 करना है, हो गया है। 11 करना है, हो गया है, मतलब सब हो गया। क्वेश्चन बैंक में अच्छे सवाल वही हैं जो इम्पेयरमेंट के हैं, तो इम्पेयरमेंट तो आज कतन नहीं कराता, अस्तगफिरुल्लाह, बच्चे जो है वो आधे भी नहीं आए हुए, आधे तो आए हुए हैं वैसे। ठीक है जी, नहीं लेकिन इम्पेयरमेंट मंडे को यार फ्रेश माइंड से करेंगे। अभी अभी ज़रा देखें तो हमारे चैप्टर में बचा क्या है, ये तरतीब से चल के आएंगे तो पता चलेगा। तो चलते हैं ना फिर उस पर, अपना क्या नाम है आपका, कंसोलिडेशन पे, क्योंकि वो एक अजीब सा बोझ दिमाग पे मेरे फील होता रहता है हर वक्त, ये सवाल डिस्कस होने से रहते हैं। हालांकि मुझे पता है आपने सारे फड़का दिए हैं सवाल, लेकिन अपनी तसल्ली है ना भी होनी। देखें जी, इस चैप्टर के अंदर गौर फरमाइए, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे ये। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया है। फाइनेंशियल लायबिलिटी, वी इशूड डिबेंचर्स, लोन नोट्स वगैरह, यानी वी रेज्ड लोन, हमने लोन लिया। तो फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी को एमोटाइज कॉस्ट पे रखते हैं, डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, और FVTPL पे रख सकते हैं अगर ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, मैंडेटरी है उस वक्त तो, और ऑप्शनल कब है, अगर ये रिड्यूस करे अकाउंटिंग मिसमैच। अब यार ये अकाउंटिंग मिसमैच पढ़ ही लेते हैं। बहरहाल नोट क्या है, इफ अ फाइनेंशियल लायबिलिटी इज ऑप्शनली डेजिग्नेटेड एट FVTPL यूजिंग फेयर वैल्यू ऑप्शन, द इलेक्शन इज इररिवोकेबल। ये इलेक्शन जो भी है ना,
IFRS 9 में वो इरिवोकेबल है, आप देख लें। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के अंदर FET OCI इलेक्टिव मॉडल था, इरिवोकेबल। फिर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स आया तो FETPL ऑप्शनल था, अमोर्टाइज कॉस्ट और FET OCI में ऑप्शनल था, इरिवोकेबल था। यहाँ पे भी अमोर्टाइज कॉस्ट में ऑप्शनल है FETPL लेकिन इरिवोकेबल। अच्छा, अब असल मसला क्या है, ये दोनों मैच करते हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट यानी इन्वेस्टमेंट आपने की है डिबेंचर्स में, तो आप रख सकते हैं उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे, आप रख सकते हैं उसको FET OCI पे, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए उसको रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ना जी समझिएगा, आपको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नज़र आई, किसी ने आपसे उधार मांगा है और वो आपको कह रहा है कि अगर आप मुझे पैसे उधार दें तो मसलन मैं आपको 12% पे जो है वो रिटर्न दूंगा। अब आपके पास पैसे पड़े नहीं थे, लेकिन आपको किसी ने कहा कि अगर आप मेरे पैसे फारिग पड़े हैं, उधार पकड़ लें ना, तो मुझे सिर्फ आप 8% इंटरेस्ट पे कर दीजिएगा। लोग ऐसा करते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग लोन लेते हैं, ठीक है जी, और लोन लेकर आगे फिर लोन दे देते हैं। अब मसलन कोई बंदे को ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र आए कि वो 8% पे फंड्स लेकर आगे 12% पे दे दे, तो उसको तो घर बैठे बिठाए 4% मिल जाएगा ना। तो ऐसे लोग करते हैं। तो यहाँ पर ये जो अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करने वाली बात थी ना, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में थी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, लोन लिया, ठीक है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लिया है और आपने उसमें FETPL मॉडल यूज किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट को FETPL मॉडल पे रखा हुआ है, तो फिर इसको भी किस पे रख लो, FETPL। या दूसरी तरफ आपने अगर ये पढ़ो, यहाँ पे लिखा उर्दू में, हमने कुछ डिबेंचर्स बाय करने हैं और वो रखने हैं FETPL पर, हमारी मर्जी है ना। FET चाहे आपने लॉन्ग टर्म भी रखना है तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप इनमें से निकाल करके ले जाओ किस पे, FETPL पे। ये ऑप्शनल है ना जी, ऑप्शनल। तो आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया हुआ है। आपने कुछ डिबेंचर्स खरीदने हैं और उनको रखना है FETPL मॉडल पे। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी की तो डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है, अमोर्टाइज कॉस्ट, लेकिन आपने चूंकि ये लोन लिया ही इन डिबेंचर्स को खरीदने के लिए है, जिन डिबेंचर्स को आपने किस पे रखना है, FETPL पे, ठीक है। तो फिर आप अकाउंटिंग मिसमैच को रिमूव करने के लिए इसको भी किस पे रख लो, FETPL, ठीक है। वो जिसके बारे में मैंने आपको कहा नहीं था, अगर दिल करता है तो इसको FETPL पे ले जाओ, तो दिल नहीं कर रहा होता, असल में बात ये होती है, ठीक है। पढ़ो, हमने कुछ डिबेंचर्स खरीदने और वो रखने हैं FETPL पर, और दूसरी तरफ हमने कुछ डिबेंचर्स इशू किए हैं फॉर रेजिंग मनी फॉर बाइंग डिबेंचर्स, और इशूड डिबेंचर्स एमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर आ सकते हैं, लेकिन हम मिसमैच रिमूव करने के लिए इनको FETPL पर रख लेंगे। इसको कहते हैं अकाउंटिंग मिसमैच का रिमूव करना, ठीक है। अब FETPL मॉडल पे कब रख सकते हैं आप, ऑप्शनल है, जब इट रिड्यूसेस अकाउंटिंग मिसमैच। जब FETPL मॉडल पे कब रख सकते हैं आप, व्हेन इफ रिड्यूसेस और एलिमिनेट्स रिकग्निशन इनकंसिस्टेंसी और अकाउंटिंग मिसमैच, ठीक है जी। तो FETPL मॉडल के ऊपर जो है वो आप रख सकते हैं ऑप्शनल। यहाँ पे फिर भी एक ऑप्शन क्या मौजूद है, अगर ये रिड्यूस या एलिमिनेट कर दे रिकग्निशन इनकंसिस्टेंसी, का मतलब क्या है कि आपका दिल करता है जी सारे FETPL पे, आप इस पे भी FETPL पे रख सकते हो, इधर तो ये ऑप्शन है, लेकिन लायबिलिटी के अंदर एमोर्टाइज कॉस्ट ही आपका डिफॉल्ट है, और FETPL में सिर्फ तब आ सकते हैं अगर आपने इनको ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है। लेकिन ऑप्शनल क्या है,
ऑप्शन क्या है, अगर मिसमैच रिमूव या रिड्यूस हो रहा हो तो आप इसको FETPL पे रख सकते हैं, ठीक है। ये अकाउंटिंग मिसमैच था। फिर जी बेटा, बड़ी सादा सी बात है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक लोन लिया है, इन्वेस्टमेंट को FETPL पे रखना है, तो अकाउंटिंग वाले कहते हैं एक मिसमैच है कि इसके लिए जो इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए जो लोन रेज किया उसको फिर अमोर्टाइज कॉस्ट पे ना रखो, उसको भी FETPL पे रख लो। ये एक अकाउंटिंग मिसमैच था जिसको हमने रिमूव किया। अगर आपका दिल नहीं करता तो आप ना करें, ऑप्शनल है, ठीक है। आपको अगर पसंद है ऐसे ही रखना अलग अलग तो रखें, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पसंद आया ये, तो अकाउंटेंट ने कहा यार इससे ऐसे भी कर सकते हैं, इस मिसमैच को रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर एमोटाइज कॉस्ट पे है तो रिकॉर्ड करोगे अमाउंट ऑफ लोन रेज लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डिडक्ट हो जाती है लोन प्रोसीड से ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस इफेक्टिव रेट वाला रिकॉर्ड होता है PNL में, और डेट एमोटाइज कॉस्ट में नजर आता है, मतलब यही जो हमने बताया था, और फेयर वैल्यू पे लेके नहीं जाना, एमोटाइजेशन कैलकुलेशन होगी। दूसरा मेथड है कि आपने इसको FETPL में रखना है, तो जिस अमाउंट पे इशू प्राइस पे रिकॉर्ड करो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस कूपन रेट पे निकालो और PNL में ले जाओ, और डेट लाइबिलिटी विल बी रीवैल्यू टू फेयर वैल्यू शोन। लेकिन अपने कसूर वाला गेन कहाँ जाता है, OCI में, और नहीं करनी अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन, बल्कि हम क्या बनाएंगे इसमें, T अकाउंट। Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will cause financial loss for the other party by failing to discharge an obligation. Simple. Own credit risk का मतलब क्या है, in which our company is in financial difficulty and we are not in a position to pay our liabilities. हमारा कसूर है, हमारे अपने हालात माड़े हो गए हैं, मार्केट के हालात ठीक हैं, कोरोना नहीं आया हुआ इस वक्त, सबके हालात बेहतरीन है, हमारे अपने हालात माड़े हैं, तो ये हमारी अपनी क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। तो कुछ बातें लिखी हुई हैं, पढ़ लेनी चाहिए। अदर एरियाज़ के अंदर आपको सबसे पहली चीज़ जो नज़र आ रही है वो क्या है, करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन। ये 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स हैं, 5वीं भी है। और उसके बाद अगर आप और करें तो ये छोटी मोटी बातों के बाद ये चीज़ आखिरी रह गई है हमारी, तो मैं कह रहा था, तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो हमारी रहती हैं। अब करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन भी ना मंडे को ही करते हैं इंशाल्लाह। पार्ट 1 क्लोज करते हैं, पार्ट 2 शुरू करते हैं। कंसोलिडेशन बिल्कुल ही पुराना होता चला जा रहा है, तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं, फिर सोच लेते हैं। है तो 10 मिनट की डिस्कशन, लेकिन चलो, मैंने कहा था पिछली क्लास में बच्चों को कुछ नया नहीं कराऊंगा, तो फिर इसलिए थोड़ा सा बैड भी फीलिंग आ रही है, अब समझ नहीं आ रही। पार्ट 1 तो क्लोज करेंगे।